नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इकाई 4 कथनी एवं करनी के भाग 2 में। बच्चों, पिछले सेशन में हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से जाना कि किस प्रकार लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं, जबकि वे स्वयं ही उन नियमों को बनाते हैं। जब उन नियमों को पालन करने का समय आता है, तब वे उन नियमों का पालन नहीं करते हैं। आज भी हम कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जिनके द्वारा हमें लोगों की कथनी एवं करनी में फर्क दिखेगा। इसके अलावा बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम संज्ञा के कुछ प्रकार जो हमारे बाकी रह गए हैं, हम उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इकाई 4 कथनी और करनी। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम इस इकाई में जो पढ़ चुके हैं उसे संक्षिप्त में देख लेते हैं कि किस प्रकार लोग कथनी एवं करनी में अंतर रखते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा कि फूल तोड़ना मना है कि सूचना की तख्ती लगाने वाले सज्जन स्वयं एक दिन फूल तोड़ रहे थे। फिर हमने देखा कि बस कंडक्टर यात्री को धूम्रपान करने से रोकता है, लेकिन कुछ समय पश्चात स्वयं ही बस में वह धूम्रपान करता है। और दुकानदार लोगों को दुकान के सामने वाहन खड़ा करने से रोकते हैं। उन्हें कहते हैं कि वाहन खड़ा करने की जगह पर खड़ा कीजिए। लेकिन जब उनका बेटा वहां वाहन खड़ा करता है तो वे उसे मना नहीं करते। और इसी प्रकार एक पिता जब स्वयं पर मुश्किल आती है तब अपने बच्चे से ही झूठ बोलने को कहते हैं। हमने इन सारे उदाहरणों को अच्छे से देखा एवं समझा था कि किस प्रकार लोग कथनी एवं करनी में भेद रखते हैं। चलिए इस इकाई में ऐसे और उदाहरण देखते हैं। बच्चों, अक्सर हमें बड़ों से यह सीखने मिलता है कि हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। किसी काम करने में भले कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन हमें गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, गलत ढंग से नहीं करना चाहिए और सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा यानी इंतजार करना चाहिए। एक सज्जन ने भी अपने पोते को यही सिखाया था कि हमें किसी भी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे सज्जन जल बिजली का बिल जमा कराने गए। जल बिजली यानी हमारे घर पे जो पानी आता है, जो बिजली है, उसका बिल हमें हर महीने जमा कराना पड़ता है, तभी हमें वे सुविधाएं निरंतर उपलब्ध रहती हैं। तो वे सज्जन भी जल बिजली का बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। दादाजी के साथ उनका पोता भी था जिसकी उम्र थी 8 साल की। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। जब वे उस स्थान पर गए जहां पर बिल जमा हो रहा था, वहां उन्होंने देखा कि एक लंबी सी लाइन लगी हुई है, पंक्ति लगी हुई है। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित खड़ा दिखाई दिया। लंबी कतार देखकर वे कुछ उपाय सोचने लगे और लोगों को बड़े ध्यान से उन्होंने देखा तो उन्हें अपना एक जाना पहचाना सा एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले तो बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी। यानी वो व्यक्ति कुछ बोलता उससे पहले ही दादाजी ने बिल और पैसे, राशि मतलब पैसे, उस व्यक्ति के हाथ में दे दिए और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। तब वो 8 वर्षीय पोता जो उनके साथ में था, वो बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी यह बात सुनकर वहां खड़े लोग हंसने लगे। यानी लोगों को समझ में आ गया कि दादाजी ने चालाकी की है। लेकिन बच्चे ने तो उस नियम का पालन करना नहीं छोड़ा।
वह बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए, हमारी बारी अभी नहीं आई है। लेकिन दादाजी ने तो गलत रास्ता अपना ही लिया था। उस बच्चे की बात सुनकर वहां खड़े सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। इस इकाई में दिए गए उदाहरण के माध्यम से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हमें हमेशा कथनी एवं करनी में समानता रखनी चाहिए एवं बनाए गए नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हम स्वयं जब तक उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों पर ये जोर नहीं दे सकते कि वे भी उन नियमों का पालन करें। जब तक हमारी कथनी एवं करनी में समानता नहीं रहेगी, हमें जग में, समाज में कभी सम्मान नहीं मिलेगा। तो इस इकाई में लेखक ने इसी बात को उजागर किया है। उम्मीद है आप इस बात का पालन जरूर करेंगे। बच्चों, इकाई 3 में हमने संज्ञा की परिभाषा एवं संज्ञा के प्रकार में व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ लिया है। आज मैं आपको बाकी बचे संज्ञा के प्रकार समझाऊंगी। हमने व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक समझ लिया है, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक विशेष, जैसे हिमालय, राम, अहमदाबाद, ये सारे किसी एक विशेष व्यक्ति और स्थान के नाम हैं जो केवल एक है। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा यानी वे संज्ञा शब्द जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी की एक ही प्रकार की पूरी जाति का बोध हो, यानी उस शब्द से हमें उसकी पूरी जाति का बोध हो, पता चले। जैसे किताब, शब्द तो एक है लेकिन इसमें अनेक किताबें हो सकती हैं, कोई विशेष किताब नहीं है। बगीचा, पर्वत, शहर इत्यादि, ये सारे किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। आज हम बाकी बचे संज्ञा के भेद को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से मन के भाव, अवस्था, दशा आदि के नाम का बोध हो, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, भाववाचक संज्ञा में उन गुणों का बोध होता है जिन्हें हम महसूस करते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें सिर्फ हमारा मन महसूस करता है। उन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ऐसे सारे हमारे मन के भाव भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, दादाजी बुढ़ापे से परेशान हैं। यहाँ पे बुढ़ापे यानी बुढ़ापा जो है वह भाववाचक संज्ञा है, यह एक अवस्था है। वाणी की मिठास सबको मोह लेती है। मिठास वाणी की, जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो यह भी भाववाचक संज्ञा शब्द है। आगे देखिए, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा यानी कि किसी को माफ करना, तो यह भी एक भाव है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने लोगों को शांति और अहिंसा का उपदेश दिया। शांति, अहिंसा, यह भी हमारे मन के भाव हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं, तो यह भी भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। तो समझ में आया बच्चों? भाववाचक संज्ञा शब्द यानी ऐसे शब्द जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं,
उन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन उसे फील कर सकते हैं। तो वे सारे संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। समूहवाचक संज्ञा, जो एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा का ही एक रूप है। जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय या समूह का यानी ग्रुप का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा कोई भी शब्द जिसे पढ़कर हमें एक समूह का पता चले, वो किसी का भी समूह हो सकता है, वस्तु का, स्थान का, लोगों का, उसे हम समूहवाचक संज्ञा शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पर, मेरा परिवार कानपुर में रहता है। परिवार यानी हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं, जितने भी हों, अगर उन्हें हमें एक समूह में बोलना है एक शब्द में, तो हम कहेंगे उसे परिवार। जैसे हमारे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, अगर उन्हें एक शब्द में कहना है तो कहेंगे यह मेरा परिवार है। तो परिवार समूहवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, कक्षा में 40 बच्चे हैं। कक्षा बच्चों का समूह है जहाँ पे वे पढ़ने जाते हैं। तो कक्षा बोलने से हमें पता चलेगा कि कक्षा में यानी ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। तो कितने बच्चे हैं वहाँ पे? 40 बच्चे हैं। तो कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा है। नेताजी आज सभा को संबोधित करेंगे। सभा, सभा यानी ऐसी जगह जहाँ पे नेताजी खड़े होके कुछ भाषण देंगे और वहाँ बैठे बहुत सारे लोग उसे सुनेंगे। तो ऐसे लोगों के समूह को सभा कहा जाता है। तो सभा भी समूहवाचक संज्ञा है। दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ यानी बहुत सारे लोगों का एक साथ एक जगह पर खड़े रहना, जमा हो जाना। तो ऐसे शब्द को भीड़ कहते हैं। तो भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा है। तो बच्चों, इस प्रकार परिवार, कक्षा, सभा, भीड़, यह है तो एक शब्द, लेकिन इस शब्द को पढ़ने से, इन शब्दों को पढ़ने से हमें एक ग्रुप का पता चल रहा है, एक समूह का पता चल रहा है। इसीलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का 5वां प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा। यह भी जातिवाचक संज्ञा का ही प्रकार है। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनसे पदार्थों एवं द्रव्यों का बोध हो, जानकारी मिले, जिनसे वस्तुएं बनती हैं, उनका माप तोल भी किया जा सकता है। ऐसे सारे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द में ऐसे शब्द आते हैं जिनसे कुछ नई वस्तुएं बनती हैं, जिनका कुछ नया निर्माण किया जाए, उन्हें मापा एवं तोला भी जाए। वे सारे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द में आएंगे। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण, दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। दालें यानी कि जो हम भोजन के लिए बनाते हैं। तो दाल को जब हम खरीदने जाते हैं तब हम उसे तोल कर लाते हैं। तो दाल एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण, यहाँ लकड़ी का फर्नीचर ही प्रचलन में है। लकड़ी, यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। लकड़ी से कई नई चीज़ों का निर्माण होता है, फर्नीचर बनाया जाता है।
तो लकड़ी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। 2 किलो चीनी दे दो। चीनी यानी शक्कर, जिसका प्रयोग कर हम अपने खाने पीने की वस्तुएं बनाने में करते हैं। इस प्रकार चीनी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनते हैं। पीतल यह एक धातु का नाम है जिसका प्रयोग करके बर्तन बनाए जाते हैं, नए बर्तन। तो यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ या धातु का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कह सकते हैं। उम्मीद है संज्ञा की परिभाषा एवं संज्ञा के 5 प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। संज्ञा के 5 प्रकारों में सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार ये 5 प्रकार संज्ञा के हैं। आपको इन्हें याद रखना है और इनके ही आधार पर आपकी भाषा सज्जता में भी कुछ उदाहरण हैं, वर्कबुक में भी कुछ उदाहरण हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं, उन्हें समझना है। उम्मीद करती हूँ आपने जो समझा है उसके आधार पर आप अच्छे से उन प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे, संज्ञा शब्दों को पहचान पाएंगे और उनके प्रकार बता पाएंगे। बच्चों, आशा करती हूँ इकाई 4 कथनी एवं करनी में लेखक ने इस निबंध के माध्यम से हमें जो बात समझानी चाहिए है कि हमें अपनी कथनी और करनी में हमेशा समानता रखनी चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और हमें समाज में सम्मान मिलेगा। उम्मीद करती हूँ इस बात का पालन आप अपने जीवन में हमेशा करेंगे। और बच्चों, इस इकाई के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं आपकी वर्कशीट में, उसे भी आप अच्छे से लिखेंगे और घर पर इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।